अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 10 अप्रैल को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रेगुलर टाइम तक मार्केट खुला रहेगा। तो उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर में फिर एक बार पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। महंगाई, जिसको लेकर महंगाई भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है और लोग बड़े ही आराम से इस महंगाई को बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि इस महंगाई के विरोध में लोग रास्तों पर उतरे और इस महंगाई का विरोध करें, ताकि जो आम लोग हैं, जिनका रोज़ कमाना खाना होता है, ऐसे लोगों को कुछ राहत मिल सके। जो लोग पैसे वाले हैं वो कितनी भी ज़्यादा महंगाई हो गई तो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम लोग जिनका गुजारा करना इस महंगाई के दौर में मुश्किल दिन ब दिन होता जा रहा है। उसी के साथ नाजरीन, फिर एक बार कोरोना वायरस ने हमारे मुल्क भारत में दस्तक दे दी है। पड़ोस के राज्य गुजरात में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट XE वेरिएंट, जो कि पुराने ही कोरोना वायरस से पैदा हुआ है ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है। गुजरात में पाया गया है। इससे पहले मुंबई में भी एक पेशेंट पाया गया था, जिसके चलते देश भर की सरकारें अलर्ट मोड पर आ चुकी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुल्क भर में कोरोना की 2 साल से जो तबाहकारियाँ हुई थी, उसके बाद जो तमाम पाबंदियाँ हटा ली गई थी और धीरे धीरे देश भर के जो मामला थे वो अपनी पटरी पर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में चीन से फिर एक बार डरावनी खबर सामने आई है, जिसमें चीन में ही कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है, जिसका XE वेरिएंट बताया जा रहा है। और ये ओमिक्रॉन, पुराने कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट, इन दोनों से ही पैदा हुआ नया वेरिएंट XE वेरिएंट बताया जा रहा है, जो कि इन दोनों ही वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है, ऐसा माहिरीन की तरफ से बताया जा रहा है। जिसमें सबसे पहला मरीज़ मुंबई में पाया गया था और उसके बाद गुजरात में भी एक मरीज़ पाया गया है, जिसकी तस्दीक की जा चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि XE वेरिएंट, जो पहले दोनों ही वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक बताया जा रहा है और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है, लिहाजा मुल्क की तमाम रियासतें अलर्ट मोड पर आ चुकी है। लोगों में फिर एक बार कोरोना को लेकर खौफ और घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट XE वेरिएंट है, इसमें जो अलामतें बताई गई है वो पहले कोरोना में जो अलामतें थी, बिल्कुल वही अलामतें इसमें भी पाई जा रही है, जिसमें गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ़, बदन दर्द, खांसी, थकान और जायका कम हो जाना, ऐसी पुरानी जो अलामतें थी वही अलामतें XE वेरिएंट में भी पाई जा रही है। और ये वेरिएंट पहले के तीनों वेरिएंट से भी ज़्यादा ख़तरनाक बताया जा रहा है। इसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी अलर्ट कर दिया है और ये वेरिएंट भारत में पाया गया है, जबकि चीन के अलावा दुनिया के 10 से 12 देशों में इस वेरिएंट के पेशेंट रोज़ाना लाखों की तादाद में मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी परेशान करने वाली ख़बर बताई जा रही है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उसी के साथ नाजरीन, हमारे पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसको पोस्ट किया है महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत इन्होंने, और उसको टैगलाइन दी है शर्मनाक की। और आप इस पोस्ट को देखकर समझ सकते हैं कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहां पर पत्रकारिता करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इस पोस्ट को देखकर आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में 8 पत्रकारों को कपड़े उतार कर, उनको नंगा कर कर उनकी परेड निकाली गई और उन्होंने गुनाह भी इतना बड़ा किया था कि मध्य प्रदेश सरकार के एक आमदार, भारतीय जनता पार्टी के आमदार के बारे में उन्होंने खबर चलाई थी, जो कि पूरी तरह से सही खबर थी, लेकिन उन्होंने उसको चलाया था अपने पेपर में, अपने चैनल पर। उसी की वजह से इनको नंगा करके उनकी परेड निकाली गई और उनको धमकियां दी गई। इस पोस्ट को
महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत इन्होंने शेयर किया है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की तरफ से मध्य प्रदेश में हुई पत्रकारों के साथ इस बदसलूकी को पत्रकार संरक्षण अधिनियम जो कानून बनाया गया है उसके तहत कार्रवाई की मांग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के उस आमदार पर भी सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए माफ़ी मांगने के लिए हमारे चैनल की ओर से ये मांग की जाती है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 10 अप्रैल को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रेगुलर टाइम तक। रमज़ानुल मुबारक 2022 के लिए परभनी शहर का मशहूर व मारूफ फंक्शन हॉल गोल्डन फंक्शन हॉल, इस फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से 1 महीना रमज़ान के लिए माफ़ किया गया है। सिर्फ गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से माफ़ किया गया है, जिसमें किसी किस्म का कोई किराया रमज़ान से जुड़े हुए किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए नहीं लिया जाएगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फारूक सौदागर साहब और गोल्डन फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदार सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इनकी जानिब से बताया गया है। इफ्तार पार्टी, रोज़ा रखई का प्रोग्राम या फिर सहरी का प्रोग्राम हो या सहरी का इंतज़ाम हो या रोज़दारों को खाना खिलाने का इंतज़ाम हो, इन तमाम प्रोग्रामों के लिए गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से फ्री रखा गया है। किराया नहीं लिया जाएगा, सिर्फ हॉल का किराया नहीं लिया जाएगा, बाकी तमाम दूसरी चीज़ों का जो किराया है वो आपको देना होगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फारूक सौदागर और सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इनके जानिब से दी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 9 अप्रैल को परभनी शहर में एनसीपी के महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, जो कि प्रथम महापौर भी रह चुके हैं, इनके नेतृत्व में परभनी शहर एमएससीबी कार्यालय पर घेराव किया गया और परभनी शहर में ज़िले में इन दिनों जो लोड शेडिंग की जा रही है उसके विरोध में ये घेराव था और तब तक ये घेराव किया गया जब तक ठोस आश्वासन लोड शेडिंग बंद करने का नहीं दिया गया, तब तक ये आंदोलन चलता रहा। सध्या जो एमएससीबीच्या मार्फत लोड शेडिंगचा प्रकार चालू आहे। काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनं असं ठरवलं की बाहेरून वीज खरेदी करून आपण या महाराष्ट्रामध्ये लोड शेडिंग होऊ देणार नाही, हे महाविकास आघाडीचं सरकार घोषणा असताना सुद्धा लोकांना वीज देण्याचं या महिन्यामध्ये रमजान आहे, रमजानचा पवित्र महिना चालू आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आहे, उद्या रामनवमी आहे, त्यानंतर महावीर जयंती आहे, त्यानंतर हनुमान जयंती आहे, मध्ये आणखी ज्योतिबा फुलेंचा हे सर्व जे याचा उत्सवाचा महिना आहे आणि या महिन्यामध्ये किमान लोकशाही होऊ नये ही महाविकास आघाडी सरकारची इच्छा आहे आणि आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांची। पण काही अधिकाऱ्यांच्या गलतान कारभारामुळे म्हणा किंवा इथल्या काही गलतान कारभारामुळे हे लोड शेडिंग आपल्यावर लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि पर्यायानं महाविकास आघाडी सरकारचा कुठेतरी बदनाम करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होत आहे असं मला वाटते। म्हणून महावितरणला देखील आपण याचा जाब विचारणार आहोत। महावितरणला जाब असं विचारायचं की तुम्ही लोड शेडिंग कशामुळे करतायत? बरोबर, लोड शेडिंग 2 प्रकारे होती। वीज पुरवठा वीज कमी असेल तर लोड शेडिंग होईल, मान्य, ती गवर्नमेंट पूर्ण करायला। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर हमारे पड़ोस के ज़िले बीड़ के गेवराई तालुके से आई है, जहां पर छठी क्लास में पढ़ने वाला 11 साल का अनस हफीजुद्दीन बागवान, इसका अपहरण ओमिनी में आए हुए 2 नामालूम लोगों ने कर दिया था। वो तो लोगों की सतर्कता की वजह से और इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी जो उस बच्चे को लोगों ने छुड़ा लिया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे पड़ोस के ज़िला बीड़ के गेवराई तालुके में पढ़ने वाला छठी क्लास में पढ़ने वाला 11 साल का अनस हफीजुद्दीन बागवान, जो कि स्कूल छूटने के बाद गुज़िश्ता 8 अप्रैल की दोपहर की ये घटना बताई जा रही है। स्कूल छूटने के बाद अपने घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में ओमिनी में आए हुए 2 नामालूम लोगों ने अनस के मुंह को पट्टी बांधी और उसे ओमिनी गाड़ी में बिठा लिया और उसके हाथ पैर बांधकर उसे ले गए। लेकिन शहर से बाहर निकलने के बाद एक बियर शॉपी पर ये गाड़ी रुकी और वहाँ पर कुछ लोगों ने इस गाड़ी पर शक होने की वजह से जब गाड़ी में देखा तो उस गाड़ी में एक बच्चा
उनको नज़र आया। फ़ौरन ही लोगों ने उस बच्चे को बाहर निकाल दिया, लेकिन मौका देखकर ये दोनों ही लोग गाड़ी लेकर वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। लोगों की सतर्कता की वजह से और इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी जो इन किडनैपर की चुंगल से वो बच्चा बच गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद भी महाराष्ट्र में ऐसे गैंग क्यों नहीं पकड़े जा रहे जो दिन दहाड़े बच्चे किडनैप कर रहे हैं। मासूम बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन का गुप्तचर विभाग क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल जनता पूछ रही है। ही और एक जो आंकड़ा सामने आया है वो भी काफ़ी डराने वाला है। मासूम बच्चे ही नहीं बल्कि 18 साल से लेकर 30 साल उम्र की लड़कियां भी गायब हो रही हैं, जिनके आंकड़े काफ़ी डराने वाले हैं। सिर्फ एक महीना, मार्च के एक महीने में 2375 नौजवान लड़कियां जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है वो लापता हो चुकी है। ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा 633 पश्चिम महाराष्ट्र से लापता लड़कियां बताई जा रही है। तो उसी के साथ 624 कोंकण विदर्भा से 590 और मराठवाड़ा में 201 18 साल से 30 साल की उम्र की लड़कियां लापता बताई जा रही है। ऐसे आंकड़े खुद सरकार की ओर से बताए गए हैं। नाजरीन, हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम पेरेंट्स को, माँ बाप को, बच्चों को, बच्चियों को सतर्क कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों का और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि पुलिस प्रशासन के भरोसे पर अगर आप बैठेंगे तो आपके हाथ में सिवाय मायूसी के कुछ नहीं आएगा। इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत आप खुद कीजिए। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, स्कूल को खुद ले जाइए साथ में या फिर अपने साथ में ही वापस लेकर आइए। और घर के बाहर भी अगर कोई मांगने वाले आते हैं तो बच्चों को उनके सामने मत भेजिए और मोबाइल फ़ोन से अपने बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि मोबाइल की वजह से ही जो 18 से 30 साल की उम्र की लड़कियां जो लापता हो रही है, बहुत ज़्यादा हाथ इसमें मोबाइल फ़ोन का भी है। इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पेरेंट्स को भी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, गुज़िश्ता कल 8 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद चंद्र जी पवार, इनके निवास स्थान सिल्वर ओक जो मुंबई में है, इस पर हमला किया गया। और ये हमला जो एसटी महामंडल का विलीनीकरण को लेकर गुज़िश्ता 5 महीनों से चल रहा आंदोलन इन कर्मचारियों ने किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। जबकि इस आंदोलन की वजह से ये हमला हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में इस हमले का निषेध कर रहे हैं। परभनी में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी शहर महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इनके नेतृत्व में निषेध व्यक्त। विलीनीकरण का जो मामला है एसटी महामंडल का, वो कोर्ट में है और जब कोर्ट का निर्णय आएगा तभी इस पर फैसला होगा। लेकिन एसटी कर्मचारियों के नाम पर किसने ये हमला सिल्वर ओक पर किया है, मास्टरमाइंड कौन है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभणी शहर महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख और तमाम राष्ट्रवादी के नेताओं ने की है। आमचे नेते आदरणीय पवार साहेब यांच्या घरावर काल जो एक भ्याड हल्ला करण्यात आला, पवार साहेब ह्या महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर ह्या देशासाठी पवारसाहेबांचं योगदान फार मोठ्या प्रमाणात आहे। आणि त्यातल्या त्यात एस टी महामंडळासारखं स्थापन करून एस टी महामंडळाला आत्तापर्यंत जीवन ठेवण्याचं काम हे देखील पवारसाहेबांच्या माध्यमातून केलेलं आहे। एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्याची मागणी अशी आहे की ती विलीनीकरण झालं पाहिजे महाराष्ट्र शासनामध्ये, पण कोर्टाने परवा निकाल दिला आणि कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर विलीनीकरण होऊ शकत नाही, त्यावेळेस जे काही नियम झाले असतील त्या पद्धतीनं, आणि विलीनीकरण न करता ह्या लोकांना आणखीन फॅसिलिटीज कशा देता येतील, महागाई भत्ता कसा वाढवून देता येईल, ह्यांचं इन्क्रिमेंट कसं वाढवता येईल, ह्यांना बाकीच्या ज्या सुविधा आहेत शासनाच्या वतीनं कर्मचाऱ्याप्रमाणेच 7वा वेतन आयोगसुद्धा लागू करण्याचे काम या आघाडी सरकारनं पवारसाहेबांच्या सूचनेनुसार केलेलं आहे। पण हे कुठं तरी पचनी पडलं नाही विरोधकांना। आणि काल जो हल्ला करण्याला लावला, एक काही तुरळक लोक होते, त्यात एस टी आता असं समोर येत आहे की त्यात एस टी कर्मचारीसुद्धा फार कमी प्रमाणात होते आणि
त्यांनी जो हल्ला करायला लागला, म्हणजे कुठंतरी हे आंदोलन आपल्या हातून निसटून जातं आहे, मग पवारसाहेबावरच आरोप करा म्हणून काल ही निंदनीय घटना कोणाच्या तरी सुपीक डोक्यातून पुढं आलेली आहे. म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी आदरणीय पवारसाहेबांच्या घरासमोर झालेलं जे काय कृत्य घडलं त्याबद्दल सखोल चौकशी करून या घटनेची पूर्ण आम्ही परभणी शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्व सेलचे आमचे पदाधिकारी ह्यामार्फत ह्या घटनेचा जाहीर निषेध करतो आणि प्रशासनाला अशी विनंती करतो की ह्या घटनेचा पूर्ण छडा लावून जे काही दोषी आहेत आमच्या नेत्यावर ज्यांनी कोणी आघात करण्याचा प्रयत्न. नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र. 5वीं अहम खबर गुज़िश्ता कल परभनी ज़िले की आन बान शान आयरन लेडी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मेंबर तथा राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, इन्होंने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से दिल्ली में मुलाकात की और महाराष्ट्र में जो वक्फ ज़मीनात पर वक्फ की जो इनामी ज़मीनात है, वक्फ की जो ज़मीनात है, उन पर जो अतिक्रमण हुआ है, जो कब्ज़े हुए हैं, उनको हटाने के लिए 1995 का जो कायदा है, जो क़ानून है वक्फ बोर्ड का, उसमें तरतूद किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के जो पावर है उसको बढ़ाया जाए ताकि इन अतिक्रमणों को हटाया जा सके. इसके लिए एक निवेदन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को दिया है. वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके. तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े. और मुझे दीजिए इजाज़त. आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़.